नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये नया संवत आपके पोर्टफोलियो को चमकाए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। और आज के खास मेहमान हमारे साथ जो ज्वाइन कर रहे हैं वो हमें बताएंगे कि शेयर मार्केट में अब फ्यूचर डायरेक्शन क्या रहेगी। इस साल तो पैसा बनाना उतना आसान नहीं था, लेकिन क्या अगले साल बाजार में पैसा बनेगा? इस पे बात करने के लिए इंडी ट्रेड कैपिटल के ग्रुप चेयरमैन सुदीप बंदोपाध्याय जी मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। सुदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे सर। दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू रजत। आपको और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना यही करेंगे कि अगला साल बहुत अच्छा जाए सबके लिए और मार्केट में निवेश करके सबको अच्छा खासा मुनाफा मिले। लेकिन सर, पहला सवाल तो आपके मार्केट आउटलुक पे ही है। क्या लगता है, ये जो मैंने अभी शुरुआत में कहा कि इस साल तो पैसा कमाना उतना आसान नहीं था, लेकिन ये टाइम करेक्शन जो भी था, टाइम करेक्शन कह लीजिए या फिर प्राइस करेक्शन, ये बाजार पे ओवर हो गया है क्या? और क्या अब यहां से बाजार पिकअप करता हुआ नजर आएगा? रजत जी, मुझे लगता है मार्केट पिकअप करना चाहिए। इसके दो तीन मुख्य कारण है। पहली बात तो जैसे हम जानते हैं कि आ, जो टाइम करेक्शन जिसका बहुत जरूरत था, क्योंकि वैल्यूएशन एक लेवल पे पहुंच गया था, फंडामेंटल उससे बहुत दूर था। तो कुछ हद तक टाइम करेक्शन जरूर हुआ है इंडियन मार्केट में। और अब करेक्शन के बाद लग रहा है कि एक लेवल तक मार्केट नीचे जाने के बाद अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने का। कारण भी है। एक तो मॉनसून ठीक ठाक हुआ है, इनकम, रूरल इनकम, अर्बन इनकम, इसमें भी सुधार आया है। सरकार के तरफ से बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज लिए गए हैं और भी शायद लिए जाएंगे जो कि कंजम्पशन को बढ़ावा दे, जो कि इन टर्न क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये एक अच्छा खासा माहौल इंडिया में क्रिएट हो रहा है। इकोनॉमी ठीक ठाक चल रहा है, ब्याज दरें कम हो गई है और इन्फ्लेशन भी बहुत नीचे आ गया है। आरबीआई के जो टारगेट 4% है उससे भी बहुत नीचे है। तो ये सारे मैक्रो इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो कि अब तक, मतलब मैं ये कहूंगा कि Q1 Q2 इस साल के सही नहीं रहे हैं और रहने का उम्मीद भी नहीं था जो सिचुएशन चल रहा था। उम्मीद यह है कि Q3 से अच्छा परफॉर्मेंस आना चालू होगा। Q3 Q4 सेकेंड हाफ ऑफ करंट फिस्कल अच्छा होना चाहिए और आने वाले दिनों में मोमेंटम बरकरार रहेगा, यही उम्मीद है। तो इस स्थिति में सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की जरूरत है, वो है एफआईआईज के तरफ से बिकवाली बंद होना और उनके तरफ से खरीदारी आना। जैसे हम सब जानते हैं, जबरदस्त बिकवाली एफआईआईज ने किया है, जम के किया है, महीनों से किया है। और लगभग इंडियन मार्केट में उनका जो हिस्सेदारी है ओवरऑल, वो भी सिग्निफिकेंटली कम हो गया है ये बिकवाली के कारण। अब लग रहा है कि थोड़ा करके एफआईआईज की तरफ से बिकवाली कम हो रहा है और शायद थोड़ा बहुत खरीदारी भी आना चालू हो रहा है। तो ये माहौल में जब एफआईआईज की तरफ से खरीदारी आना चालू होगा तो मार्केट कंप्लीटली नए लेवल पे जा सकता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। डोमेस्टिक जो फाइनेंशियलाइजेशन और सेविंग हो रहा है उसके जरिए जबरदस्त डोमेस्टिक मनी मार्केट में आ रहा है। साथ में एफआईआईज का पैसा भी आना चालू हो जाएगा तो मार्केट के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो फिर सर, आप निफ्टी के टारगेट्स क्या लेकर चल रहे हो अगले संवत के लिए? और जैसे आपने कहा कि एफआईएस का पैसा अभी इंडियन मार्केट्स में आएगा, ये तर्क दिया जाता है कि भारतीय बाजारों को छोड़कर वो एशियाई बाजारों में बाकी के बाजार देख रहे हैं, जैसे कि जापानीज मार्केट रिकॉर्ड्स तौर पर हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हम समझे कि इतना ओवरवेट वो रखेंगे इंडिया को? और अगर ऐसी स्थिति में फिर टारगेट्स क्या रखने चाहिए? कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आप समझ रहे हो कि निफ्टी देता हुआ नजर आए? दो चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आज के दिन में भी करेक्शन होने के बाद भी इंडिया का जो पी मल्टीपल है, इंडियन मार्केट का जो पी मल्टीपल है, वो सिग्निफिकेंटली हायर है बाकी एशियन मार्केट से। पर इसका कारण भी है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जो लार्ज इकोनॉमीज है उनमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग है। आप किसी भी आंकड़े ले लो, 6.8 से लेके 7.7% तक जीडीपी ग्रोथ करंट ईयर में भी एक्सपेक्टेड है। और सब ठीक ठाक चले तो अगले साल शायद और भी बेहतर जीडीपी ग्रोथ होगा। तो अगर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7% के आसपास है, इंडिया का इन्फ्लेशन 3-4% के आसपास ऑन एन एवरेज रहता है, तो लगभग नॉमिनल ग्रोथ आप 11% के आसपास देख रहे हैं। और अगर नॉमिनल ग्रोथ 11% हुआ तो जो अच्छे परफॉर्मिंग कंपनीज हैं उनका ग्रोथ 15 से 20% के बीच में आना चाहिए। और अगर 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया में मिलता है
तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही कन्वीनियंट एनवायरनमेंट होगा एफआईआईज का को निवेश करने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए। और मुझे लगता है वो एफआईआईज जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो यही अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और यही अपॉर्चुनिटी पर ध्यान करके निवेश करेंगे। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जापानीज मार्केट बहुत नीचे चला गया था और वहां पे खरीदारी एफआईआई ने जम के किया है। चाइनीज मार्केट में भी खरीदारी किया है, बाकी एशियन मार्केट्स में भी खरीदारी किया है इंडिया इंडिया से बेच के। पर आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि वापस खरीदारी इंडियन मार्केट में आएगा। एक चीज मैं अंत में बताना चाहूंगा कि जो विदेशी निवेशक है उसमें भी कैटेगरी ऑफ निवेशक होते हैं। एक जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं, जो कि हेज फंड टाइप के निवेशक हैं, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं और कभी इंडिया में निवेश करते हैं, एग्जिट लेते हैं, चाइना में निवेश करते हैं, एग्जिट लेते हैं। ये एक कैटेगरी के इन्वेस्टर्स, वो इंडिया से निकल गए हैं ज्यादातर, अब वो वापस आने की सोच रहे हैं। दूसरे जो कैटेगरी है जो कि लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, वो इंडिया से इतना जबरदस्त निकल नहीं रहे, वो अभी भी इंडिया में निवेश कर रहे हैं। आप आईपीओ के आंकड़े देख लीजिए, आईपीओ में जबरदस्त एफआईआई का निवेश अभी भी आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म निवेशक जो है वो अभी भी निवेश कर रहे हैं। अब कमी है वो शॉर्ट टर्म निवेशक की, जो हम लोगों को लगता है कि जरूर निवेश करना चालू करेंगे बहुत जल्द। नहीं तो फिर ऐसी स्थिति में क्या निवेशकों को मैसेज होगा, वो खरीदे ना खरीदे? मेरा सवाल वही है कि आप कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न निफ्टी पे मान के चल रहे हो कि वो इस साल डिलीवर कर सकता है? इस साल तो पैसा बने नहीं ना अगर आप ईयर टू ईयर देखो तो। हाँ, 2025 में निचले स्तरों से हुई है खरीदारी, पहले स्टॉक्स टूट गए थे, फिर खरीदारी होती हुई नजर आई। तो ऐसी स्थिति में हर बार यही होता है कि करेक्शन हो रही है तो खरीदारी हो रही है, फॉलो अप नहीं हो रहा है, नए लेवल्स नहीं छू पा रहा है मार्केट। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रजत आप, ये स्थिति अब तक था। अब उम्मीद ये है कि सेकेंड हाफ, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसका सेकेंड हाफ से रिकवरी आएगा। और अगर आप संबद्ध से संबद्ध की हिसाब कर रहे हैं तो हम लोगों को लगता है कि 15% तक रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब अच्छे कंपनीज इससे भी बेहतर रिटर्न देंगे, कुछ कंपनीज इससे शायद कम देंगे, पर ऑन एन एवरेज हम लोग 15% तक की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये रिटर्न बुरा नहीं है, आप किसी भी एसेट क्लास को उठा के देख लो, उसके कंपैरिजन में ये अच्छा रिटर्न है। और अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही हुआ, सेक्टर सिलेक्शन सही हुआ, तो शायद आप इससे भी बहुत ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करके। निवेशक के लिए स्पेसिफिकली अगर रेकमेंड करना है तो मैं तो यही रेकमेंड पिछले कुछ दिनों से ही कर रहा हूं कि आप सेक्टर इंडेक्स इसको छोड़ दीजिए, आप स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए। क्योंकि अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, जहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, वैल्यूएशन उतना अनरियलिस्टिक नहीं है जो कि कुछ सेगमेंट में हो गया है। तो वहां पे खरीदारी कीजिए लंबी अवधि के लिए। सर ये सेगमेंट तो जरूर जानेंगे आपसे दिवाली के इस मौके पे, लेकिन इससे पहले ना एक ट्रिगर है और बहुत ही शॉर्ट टर्म में वो ट्रिगर सामने निकल के आएगा। वो है बिहार चुनाव। बिहार चुनावों का कितना बड़ा असर आप स्टॉक मार्केट पे समझ रहे हो कि पड़ सकता है? शॉर्ट टर्म इंपैक्ट होगा। बिहार चुनाव का जो भी नतीजा निकल के आएगा उसके लिए इमीडिएटली मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, पर बाय एंड लार्ज इतना कोई बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट के लिए हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि बिहार का इकोनॉमी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज के दिन में, अनफॉर्चुनेटली। और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में वी हैव ए स्टेबल गवर्नमेंट इन द सेंटर, तो इसका बहुत ज्यादा असर ओवरऑल इकोनॉमी पे, मार्केट पे नहीं होगा। हाँ, सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा फॉर अ शॉर्ट टाइम। राइट। लेकिन सर एसेट क्लासेस पे आ जाते हैं, अगर दिवाली तो दिवाली पैसा बनाना है तो फिर कौन से एसेट क्लास है जहां पर पैसा बन सकता है? इस साल तो चमक बढ़ी है सोने और चांदी की। तो मैं आपको चार एसेट क्लासेस देता हूं, सोना, चांदी, इक्विटी और रियल एस्टेट। आपको क्या लगता है कि कहां पर ज्यादा पैसा बन सकता है नए संवत में? देखिए, ये सिंपल लॉजिक तो ये है कि सोना चांदी, जैसे हम लोग जानते हैं सब, एक ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है। रियल एस्टेट की अगर बात करें तो वो लग्जरी रियल एस्टेट, हाई एंड रियल एस्टेट एक रिकॉर्ड लेवल पे कामकाज कर रहा है। बाकी रहा इक्विटी, जो कि बहुत करेक्शन हुआ है, बहुत दबाव हुआ पड़ा है उस पे। और संबत से संबत, अगर आप पिछला संबत से इस संबत तक कंपेयर करें तो रिटर्न खास कुछ बना नहीं है। तो एक ही सेगमेंट बचता है जहां पे अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिख रहा है आने वाले संबत के लिए, वो है इक्विटी। जरूर इसमें अच्छा रिटर्न बनेगा। आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत सारा इश्यूज है मार्केट में, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, टैरिफ को लेके अनसर्टेनिटीज है, यूएस गवर्नमेंट के पॉलिसीज को लेके अनसर्टेनिटीज है। तो उस पे आपको ध्यान रख के
सिलेक्ट स्टॉक केयरफुली करना पड़ेगा। और अगर आप सही सिलेक्शन कर पाते हैं, मैं तो बार बार बोल चुका हूं इस आपके प्रोग्राम में भी निवेशकों को कि डोमेस्टिक इकोनॉमी फोकस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, तो जिससे आपकी ये इंटरनेशनल जो वोलेटिलिटी, इससे आप दूर रहे, उस पे फोकस करके निवेश करना चाहिए। आपको इक्विटी से ही बेस्ट रिटर्न मिलेगा आने वाला संवत में। चलिए, तो शेयर बाजार में ही तगड़ी कमाई के चांसेस ज्यादा हैं। बस आपको खरीदना सस्ता है, अच्छी वैल्यूएशंस पे शेयर्स खरीदें और सिस्टमैटिक खरीदें, तो पैसा बनने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। बाजार के उतार चढ़ाव से ना डरें। लेकिन सर, सबके मन में सवाल ये, जैसे आपने कहा ना, सोना चांदी बहुत महंगा हो गया है, बहुत ओवर एक्सटेंडेड है, ये हुआ ही क्यों? पहला तो सवाल ये। और अब जो हो गया है तो किसी के हाथ तो लग नहीं रहा। सोना 1,22,000, चांदी दे दनादन भागी चली जा रही है। तो निवेशकों के लिए क्या मैसेज होगा? जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो क्या करें, जो खरीदना चाहते थे अब वो क्या करें? देखिए, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में भी आपको बोला, सोना चांदी रिकॉर्ड लेवल पे है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको बेच के एग्जिट लेके प्रॉफिट बुक करना है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो रिटर्न पिछले साल आप लोगों ने सोना में देखा है, चांदी में देखा है, वो रिटर्न अगला साल नहीं दिखेगा। उस तरह का रिटर्न आपको नहीं दिखेगा। पर सोना चांदी एक एक लेवल पे पहुंच गया है, और इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं संक्षेप में बताऊंगा भी, जिसके जरिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं दिख रहा है। अब सोना का बात अगर करें तो सोना इज वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू कहा जाता है, और जब भी दुनिया में अनसर्टनिटीज दिखते हैं तो सोना में लोग निवेश करते हैं। यही एक्चुअली हो रहा है। बहुत सारा अनसर्टनिटी ग्लोबल मार्केट्स में यूएस के पॉलिसीज को लेके और वोलेटिलिटी को लेके दुनिया में देखने को मिल रहा है, और इसी के कारण सोना में निवेश हो रहा है। दूसरी बात है, जो जो एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सोने के अप्रिसिएशन के पीछे, वो है सारा दुनिया के सेंट्रल बैंक्स सोना खरीद रहे हैं, अभी भी सोना खरीद रहे हैं। इसका कारण सिंपल है। पहले सारे सेंट्रल बैंक्स डॉलर खरीदते थे, और डॉलर यूज्ड टू बी द रिजर्व करेंसी। अब डॉलर को लेके बहुत सारा शंका है, और शंका के अलावा भी जैसे रशिया के साथ हुआ कि सारे उनके जो डॉलर रिजर्व है फ्रीज हो गया, करवा दिया गया था कुछ जियोपॉलिटिकल रीजन से। ईरान के सारे जो डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दिया गया है। तो सब कंट्री में ये शंका आ रहा है कि ऐसे डॉलर में अगर एसेट रखें तो अगर वो किसी कारण जियोपॉलिटिकल रीजन से फ्रीज हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो सारे सेंट्रल बैंक्स अपना रिजर्व अब सोना में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये ओवरनाइट कन्वर्शन नहीं होगा, डॉलर से सब पैसा निकलेगा भी नहीं, पर इंक्रीमेंटल डिप्लॉयमेंट सोना में जबरदस्त हो रहा है, और ये हर देश के सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं। और इसी के कारण सोना का डिमांड, अपार्ट फ्रॉम रिटेल डिमांड, कंजम्पशन डिमांड, इस कारण भी बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पे इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोना का प्राइस नीचे ज्यादा नहीं आएगा, पर ये रेट पे आगे भी नहीं बढ़ेगा। चांदी का लॉजिक भी कुछ हद तक सिमिलर है, एक्सेप्ट चांदी के बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज भी है जो बढ़ रहा है, और जिसके कारण चांदी का डिमांड भी बढ़ रहा है। तो चांदी का भी बाय एंड लार्ज सिमिलर लॉजिक, एक्सेप्ट सेंट्रल बैंक इतना ज्यादा नहीं खरीदते हैं, पर इंडस्ट्रियल यूज के लिए चांदी का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, तो इसीलिए चांदी का प्राइस भी बढ़ रहा है। और एक रिटेल में भी एक ट्रेंड नोटिस किया जा रहा है कि क्योंकि सोना का प्राइस बहुत बढ़ गया है, लोग चांदी में कुछ अपना सेविंग्स या अपना जो जो भी जो आप मतलब बैड टाइम के लिए जो सेविंग्स करना चाहते हैं वो सोने के साथ चांदी में भी रख रहे हैं। तो इसके कारण भी चांदी का डिमांड बढ़ रहा है। यहाँ पे भी एडवाइस तो यही होगा कि अगर आपने निवेश किया है, निवेशित रहिए, कोई शंका की बात नहीं है, पर इंक्रीमेंटल रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिलेगा। ओके, अब शेयर मार्केट पे ही आते हैं, और उसमें प्राइमरी मार्केट के ऊपर मैं पहले चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं सर। और क्या लगता है, ये एक यूफोरिया है क्या? और ये जो फोमो फैक्टर हावी होता चला जा रहा है, एक होड़ सी लग गई है। अच्छा, कंपनियां भी रकम बहुत आसानी से जुटा रही हैं स्टॉक मार्केट में, ये हैरानी वाली बात है, लेकिन लिस्टिंग्स उतनी स्ट्रांग नहीं हो रही हैं। तो निवेशकों को क्या मैसेज होगा जो प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, निवेशकों के लिए मैसेज मेरा यूनिफॉर्म रहा है और रहेगा भी। आप इशू पे फोकस कीजिए, इशू का वैल्यूएशन पे फोकस कीजिए। अगर ये दो चीज आपको सही लगता है तो निवेश करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरत है एडिशनल अच्छे कंपनीज की लिस्टिंग की। इससे मार्केट का डेप्थ बढ़ता है रजत जी, और वो डेप्थ बहुत जरूरी है।
अब मार्केट में डोमेस्टिक पैसा आ रहा है, एफआईआईज बेच रहे हैं, और आगे जब एफआईआईज भी खरीदना चालू करेंगे, अगर हमारा बास्केट बड़ा नहीं होता है तो वैल्यूएशन वापस अनरियलिस्टिक हो जाएगा और वापस वही साइकिल चालू हो जाएगा जहां पे लोग बेचना चालू करेंगे क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया। और ये ही इन्वेस्टमेंट अगर एडिशनल शेयर्स पे स्प्रेड हो जाता है तो वो मार्केट के फंडामेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं तो मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंपनीज का लिस्टिंग होना चाहिए। अब एक साथ हो रहा है उसमें थोड़ा शंका की बात है क्योंकि लिक्विडिटी ड्रेन होता है। अब वैल्यूएशन सही नहीं है, वो जरूर शंका की बात है। ये अच्छे कंपनीज के साथ कुछ मतलब ऐसे अच्छे नहीं है, ऐसे कंपनीज भी आईपीओ कर रहे हैं जो कि आप कह सकते हैं चलित भाषा में बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी गलत है। तो निवेशक को देखना होगा कि इशू का क्वालिटी कैसा है, इशू का वैल्यूएशन क्या है जिसपे आईपीओ हो रहा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एलजी का इशू का जिक्र करूंगा। अब देखिए दिग्गज कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, सब लोग जानते हैं, हाउस होल्ड नेम है, पर इसका इशू जो आया है, ये इशू जो बाकी इनके कंपीटिंग डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनसे सिग्निफिकेंटली लोअर वैल्यूएशन पे वो इशू कर रहे हैं। तो अगर आप हैवेल्स, वोल्टास और कुछ भी इस क्षेत्र के कंपनी उठा ले और उनका पी मल्टीपल देखे और जो मल्टीपल पे एलजी का आईपीओ लाया गया है, एलजी सिग्निफिकेंटली अट्रैक्टिव है। तो इसमें मुझे कोई शंका नहीं है कि अगर आप निवेश कर रहे हैं और आपको इसमें हिस्सेदारी मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है। अब लिस्टिंग पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो उससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप, मैं तो किसी को लिस्टिंग गेन के लिए निवेश करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं तो लंबी अवधि के लिए सलाह दे रहा हूं। अगर आप मानते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एक मोमेंटम इंडिया में वापस आया, जो कि हम मानते हैं सरकार का डिफरेंट स्टेप्स प्लस जेन्युइनली कंजम्पशन डिमांड बढ़ रहा है, तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में जरूर निवेश करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है, मैं तो एग्जांपल के तौर पे इसकी जिक्र कर रहा हूं। तो इशू को समझना पड़ेगा, वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, फिर निवेश करना पड़ेगा। राइट, अब सेकेंडरी मार्केट में आते हैं सर, और ट्रिगर है क्वार्टर टू अर्निंग्स। क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो आप क्वार्टर टू अर्निंग्स से, और कौन से सेक्टर्स की अर्निंग्स कंपनियों की अच्छी आ सकती है और कौन खराब अर्निंग्स रिपोर्ट करेगा? देखिए क्वार्टर टू में एक सेक्टर का अर्निंग सही होगा और उसके जो बिजनेस अपडेट आए हैं उससे भी ये साफ हो रहा है, वो है बीएफएसआई। आरबीआई के जो पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं उससे इसको मोमेंटम मिला है, और साथ साथ जो रीसेंट पॉलिसी अनाउंसमेंट आया है एक हफ्ता पहले, उससे क्रेडिट एक्सपैंड करने की स्कोप भी बहुत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आरबीआई ने बहुत सारे एरियाज जो कि अब तक बैंकों के लिए क्लोज था वो ओपन कर दिया है, और जिससे ये साफ हो रहा है कि आने वाले दिनों में जो एफिशिएंट बैंक हैं वो अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रेडिट एक्सपैंड करने का सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी था। साथ साथ मैं ये कहूंगा कि एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है, इकोनॉमी में सुधार के साथ साथ एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रहा है। अभी भी अनसिक्योर्ड बुक, एमएफआई बुक को लेकर थोड़ा बहुत शंका है कुछ बैंकों में, पर बाय एंड लार्ज एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुआ है। तो बीएफएसआई हम लोगों को लगता है जनरली अच्छा नतीजा दिखाएगा। साथ साथ मैं दो चार और सेक्टर का भी जिक्र करूंगा जहां पे मुझे लगता है अच्छे नतीजे आएंगे। सीमेंट, Q1 में भी सरप्राइजिंगली सीमेंट के नतीजे अच्छे थे। इस क्वार्टर में भी मुझे लगता है मॉनसून के बावजूद सीमेंट के नतीजे अच्छे आएंगे। हाँ, वॉल्यूम में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मॉनसून में डिमांड कम हो जाता है, पर ओवरऑल अगर आप बैलेंस शीट और पीएनएल को स्टडी करें सीमेंट कंपनीज का, दे आर गेटिंग इनटू ए पोजीशन जहां पे एक पिकअप आने वाले दिनों में जरूर होगा, और वो पिकअप शायद थर्ड फोर्थ क्वार्टर में देखने को मिलेगा। कॉस्ट एफिशिएंसीज, ओवरऑल प्राइसिंग पावर, सब सीमेंट पे वापस आ रहा है। तीसरा एक सेगमेंट जहां पे हम लोग पॉजिटिव है वो है ऑटोमोबाइल्स। यहाँ पे भी पिछला क्वार्टर शायद इतना अच्छा नहीं भी हो, पर जो आंकड़े अभी आने चालू हुए डिमांड के, जो जो सेल के नंबर आना चालू हो रहा है जीएसटी रैशनलाइजेशन के बाद से, उससे ये साफ दिख रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स बहुत अच्छा होने की संभावना है। मैं एग्जांपल के तौर पे मारुति का जिक्र करूंगा। जो 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 लो एंड व्हीकल्स है उसमें उसके डिमांड में बहुत प्रॉब्लम था, और वो एक कारण था, मारुति का परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रहा था। पर अब जीएसटी रैशनलाइजेशन और मारुति में भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उसके जरिए जबरदस्त डिमांड आया है लो एंड पे भी, और हम लोगों को लगता है कि ये ट्रेंड आगे भी कैरिड फॉरवर्ड होगा और आने वाले दिनों में नतीजे बहुत इंप्रूव करेंगे। तो हालांकि Q2 इतना अच्छा नहीं होगा, पर उसके जो ग्रीन शूट्स वो साफ दिख रहे हैं, तो वहां पे भी फोकस रहना चाहिए।
तो फिर एनबीएफसी, फाइनेंशियल, सीमेंट और ऑटोमोबाइल्स, यहाँ पर पॉजिटिव अच्छा रुझान देखने को मिलेगा क्वार्टर टू रिजल्ट्स, या फिर उसके नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन खराब डिसअपॉइंटमेंट कहाँ हाथ लगेगी सर? ये डिसअपॉइंटमेंट तो मुझे लगता है कि एक रियल एस्टेट सेगमेंट में थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। मॉनसून का सीजन है, तो मॉनसून में थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो जाता है एक्टिविटी। और जो मार्केट में सुनने को आ रहा है, जो दिख रहा है कि एक एक लेवल का डिमांड में थोड़ा बहुत तब्दीली आई है। और शायद जो परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर्स में हम लोगों को देखने को मिला, Q2 में देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत कूल ऑफ होने की संभावना है रियल एस्टेट में। दूसरा एक सेगमेंट जहां पे हम लोगों का पहले से ही सारे एनालिस्ट कम्युनिटी का व्यू है, आईटी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र। यहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ यहाँ पे, पर बहुत सारे चैलेंजेस है। और हम लोगों को लग रहा है कि कुछ नीश आईटी कंपनीज को छोड़ के बाय एंड लार्ज आईटी कंपनीज के नतीजे भी बहुत अच्छे नहीं होंगे। हाँ, हम लोगों का ध्यान जरूर मैनेजमेंट कमेंट्री पे रहेगा, और मैनेजमेंट का फ्यूचर के बारे में क्या प्रोडिक्शन है उस पर ध्यान नजर रखना पड़ेगा। पर बाय एंड लार्ज नतीजे खास कुछ नहीं आएंगे। ये तो हुई सेक्टर्स की बात, लेकिन अब सब जानना चाहते हैं कि अगर सुदीप जी को अभी कोई शेयर्स लेने हो तो पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स को ऐड करना चाहिए? सर आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं लार्ज कैप्स और मिड कैप्स का, लेकिन ऐसे कुछ शेयर जो फंडामेंटली बहुत बढ़िया हो, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे भी हो और नेक्स्ट संवत तक निवेशकों का पैसा बना दें। करेंगे सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट। मैं पहले डिस्क्लेमर आपकी ओर से दे देता हूं कि जो भी आप निवेश के बारे में सोचें अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर ले लें, और ड्यू डिलिजेंस आपकी, लेकिन फंडामेंटल अट्रैक्टिव शेयर्स जो है वो सुदीप जी बताएंगे। तो सुदीप जी पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स इस दिवाली के मौके पे ऐड कर सकते हैं? देखिए, एक शेयर का मैं जिक्र हमेशा करता हूँ, पहले भी आपके प्रोग्राम में कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, लार्सन टुब्रो। मुझे लगता है कि आप अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं लंबी अवधि के लिए, आपके पोर्टफोलियो में लार्सन टुब्रो जरूर होना चाहिए। देखिए, देश में इतना जबरदस्त कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, और ये सारे सेगमेंट में लार्सन टुब्रो दिग्गज प्लेयर है, नंबर वन प्लेयर है। और बहुत जबरदस्त फायदा लार्सन को मिल रहा है। ऑर्डर बुक जबरदस्त बढ़ रहा है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट, पर्टिकुलरली वेस्ट एशिया में भी इनको जबरदस्त ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसके जरिए लगभग 50% ऑफ ऑर्डर बुक इंटरनेशनल हो गया है, जो कि हायर मार्जिन अट्रैक्ट करता है। ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव हो रहा है। साथ में जो कुछ कुछ जो निगलिंग प्रॉब्लम्स थे कंपनीज के, जैसे हैदराबाद तेलंगाना मेट्रो, वहां से भी उनको एग्जिट मिल रहा है। वो एक नेगेटिव ड्रैग हुआ करता था पीएनएल पे, वहां से एग्जिट हो रहा है इनका। बहुत सारे जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है वहां से निकल गए हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंप्रूव हो गया है, सारे सब्सिडियरीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन चीप नहीं है, पर बहुत ज्यादा भी नहीं है। मुझे लगता है अगर आप 3-5 साल के लिए किसी शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो लार्सन में जरूर निवेश करना चाहिए। इसके साथ मैं और एक कंपनी का जिक्र करूंगा, जो कि अगेन लार्ज कैप क्षेत्र में है, शायद इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। सीमेंट में अल्ट्राटेक। ना, अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर का दिग्गज कंपनी है। मैंने सीमेंट का सेक्टर का जो पॉजिटिव्स है वो पहले ही बता चुका हूं। वापस दोहराऊंगा कि प्राइसिंग पावर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर के लिए, वो इज कमिंग बैक। और ये प्राइसिंग पावर वापस आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक डिमांड सप्लाई का जो गैप है उसका बेनिफिट इंडस्ट्री को कुछ देर तक मिलता रहेगा। अल्ट्राटेक बीइंग द लीडर, उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ में अगर आप देखें तो कॉस्ट एफिशिएंसी जबरदस्त इन्होंने हासिल किया है, और इसके जरिए परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हैं। तो मुझे तो इसमें भी निवेश करना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लगता है। जरूर निवेश कर सकते हैं निवेशक। मिड कैप शेयर्स की बात करें तो वहां पे कंजम्पशन क्षेत्र के, कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र का ब्लू स्टार मुझे अच्छा लगता है। जैसे हम जानते हैं, रूम एयर कंडीशनिंग, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, इस सेगमेंट का दिग्गज कंपनी है, और दुनिया भर में बिजनेस एक्सपैंड किया है इन्होंने। साथ साथ डोमेस्टिक जो सर्विस सेंटर्स, जो इनके सेंटर्स हैं, वो भी 900 प्लस है। इसके जरिए जबरदस्त सर्विसिंग कर रहे हैं। प्रीमियम एंड में बहुत अच्छी पकड़ है, जो कि मार्जिन एक्रेटिव है। तो यहाँ पे भी निवेशक जरूर निवेश कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र जो कि नेग्लेक्टेड था, पर हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे अभी मोमेंटम वापस आ रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शॉर्ट टर्म में हो सकता है,
पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग पॉजिटिव है। इस क्षेत्र का कंपनी, दिग्गज कंपनी अतुल लिमिटेड, यहाँ पे हम लोग निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए इनके दो सेगमेंट, लाइफ साइंसेज केमिकल्स, परफॉर्मेंस केमिकल, दोनों सेगमेंट में बहुत अच्छा मोमेंटम वापस आया है। और एक चीज ध्यान में रखना होगा कि इस कंपनी का यूएस में एक्सपोर्ट बहुत कम है, लगभग 8% ऑफ टोटल बिजनेस यूएस में करते हैं, जो कि मिनिस्क्यूल है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में। तो ये टैरिफ का जो इशू है वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा। हालांकि अगर टैरिफ इशू रिजॉल्व हो जाता है तो अतुल के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। नए जो इपॉक्सी प्लांट वगैरह लगाया है उसके जरिए इनका ओवरऑल टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी भी सिग्निफिकेंटली आने वाले दिनों में इंप्रूव होगा। तो यहाँ पे भी निवेशक थोड़ा लंबा नजरिया से खरीदारी जरूर कर सकते हैं। और बैंकिंग एनबीएफसीज में और ऑटोज में क्या पसंद है आपको? ऑटोज में रजत हम लोग बहुत दिन से एमएनएम में पॉजिटिव है, और उसका रिकमेंडेशन शायद आपके शो में भी कर चुके हैं, तो अभी भी एमएनएम पे हम लोग पॉजिटिव है। देखिए ट्रैक्टर एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे ये लीडरशिप पोजीशन पे है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसका इंतजार था, अब वो परफॉर्मेंस आना चालू हो गया। एसयूवी में तो दिग्गज प्लेयर है ही, ईवी में बहुत अच्छा कदम रखा है। ओवरऑल अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए एमएनएम में खरीदारी की जा सकती है। साथ साथ हम लोग मारुति में भी निवेशक को इन्वेस्ट करने के लिए सलाह दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, लो एंड कार्स जहां पे मारुति का बहुत अच्छा पकड़ है और वहां पे दिक्कत था, इसीलिए मारुति का परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रहा था। पर अभी वहां पे बहुत मोमेंटम आ गया है, जो कि साफ है। उनके जो आंकड़े आए हैं, नवरात्रि के आंकड़े आए हैं, बाकी जो मैनेजमेंट कमेंट्री आ रहा है उससे ये साफ हो रहा है कि वहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन चीप नहीं है, पर लंबी अवधि के लिए मारुति में भी खरीदारी की जा सकती है। अब बीएफएसआई में अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा पसंद दिग्गज पीएसयू बैंक एसबीआई है। बहुत दिनों से है, अभी भी है। हम लोग को लगता है कि यहाँ पे निवेशक जरूर खरीदारी कर सकते हैं। रिस्क बहुत कम है, परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, क्रेडिट डिमांड बढ़ रहा है और एसेट क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है, सारे सब्सिडियरीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी निवेशक निवेश कर सकते हैं। सर एक स्टॉक है जो फोकस में, वो है वोडा आइडिया। 38% चढ़ चुका है एक महीने में। तो कुछ ऐसा है क्या जो सरकार कुछ रेस्क्यू प्लान लेके आना चाहती है क्या वोडा आइडिया के लिए? आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? आपने तो इतनी मार्केट ट्रैक की है, ये पता है डेट बहुत ज्यादा है, कर्ज नहीं निपट रहा है वोडा आइडिया का, बहुत दिक्कतों में है कंपनी, लेकिन स्टॉक निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी के साथ चलता चला जा रहा है। आपकी राय क्या है वोडा आइडिया को लेकर? ये बहुत ही स्पेकुलेटिव पोजीशन है रजत जी, वहां मार्केट में शेयर बढ़ा है और ये सारा इस स्पेकुलेशन पे टिका हुआ है कि सरकार के तरफ से कुछ जबरदस्त रिलीफ आएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से रिलीफ आएगा, जिसके चलते इनका जो एजीआर ड्यूज है वो कुछ हद तक मतलब वेव हो जाएगा और उसी के एक्सपेक्टेशन पे ये चल रहा है शेयर। अब इसका मतलब क्या होगा नहीं होगा, ये तो इट्स इन रियल्म ऑफ स्पेकुलेशन, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। फंडामेंटली इसमें कोई आज के दिन में जो बैलेंस शीट की स्थिति है इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। बियॉन्ड बैलेंस शीट इनका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक नहीं है, कंटिन्यूअसली कस्टमर लूज कर रहे हैं एंड दिस इज हैपनिंग मंथ ऑन मंथ, दे आर लूजिंग कस्टमर्स, जो कि ऑपरेशनल वीकनेस को भी इंडिकेट करता है। तो इस हालत में यहाँ पे फंडामेंटली तो रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा, आगे देखा जाएगा क्या होता है। राइट सर, आखिरी सवाल होगा कि इस साल तो बहुत ज्यादा अनसर्टेन मूड माहौल के बीच में हमने इन्वेस्टमेंट्स देखी होती हुई शेयर मार्केट में, जियो पॉलिटिकल टेंशन थी, डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और इतने भारी भरकम टैरिफ दुनिया भर पे लगा दिए, भारत पे तो ज्यादा ही लगा दिए, अनुमान से, किसी के भी अनुमान से ज्यादा टैरिफ, 50% के टैरिफ भारत पे लगे हुए हैं। अब हम नए संवत में जब एंटर कर जाएंगे तो क्या लगता है कि शेयर मार्केट मौजूदा स्तरों से ही चलना शुरू करेगा या फिर एक झटका अभी भी लग सकता है, और वो झटका लगा तो उसमें निवेशकों को क्या फिर से खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए? आपका क्या मैसेज होगा? देखिए रजत जी, मुझे तो नहीं लगता है कोई ऐसा बहुत बड़ा झटका लगने का संभावना है। देखिए यूएस के साथ अब जो भी होगा इससे बेहतर ही होगा। आप देखिए 50% कोई टैरिफ लगाए या 500%, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली जिस पे 50% टैरिफ है वो आइटम एक्सपोर्ट नहीं हो सकता यूएस में, और 500% में भी वही नतीजा तो एक ही होता है। तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है एज फार एज यूएस एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न। तो जो भी होगा इंप्रूवमेंट ही होगा। एक सिर्फ शंका, जियो पॉलिटिकल कुछ अगर मामला बिगड़ता है जिसका प्रिडिक्शन करना असंभव है,
वो तो ज्योतिष लोग ही कर पाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ बड़ा समस्या इंडियन मार्केट में नहीं दिख रहा है। हाँ, समस्या है कि वैल्यूएशन कुछ सेगमेंट्स में, कुछ पॉकेट्स में अभी भी अनरियलिस्टिक है, जहां पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। मैं बहुत बार आपके प्रोग्राम में इसका जिक्र कर चुका हूँ। डिफेंस, रेल बहुत अच्छे सेगमेंट्स है, बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगा, कंपनीज भी अच्छा काम कर रहा है, ऑर्डर बुक भी तगड़ा है, आगे भी बहुत अच्छा चलेगा, पर वैल्यूएशन अनरियलिस्टिक है। और इस वैल्यूएशन पे जब क्वार्टरली नतीजे आते हैं, तो अगर नतीजे ठीक ठाक नहीं आते हैं तो बहुत जबरदस्त करेक्शन की संभावना रहता है। तो ये एक पॉकेट्स में होगा, वो अलग बात है, पर फंडामेंटली इंडियन मार्केट्स में मुझे ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं दिख रहा है जिसके जरिए बहुत बड़ा करेक्शन की कोई गुंजाइश है। लिक्विडिटी तगड़ा है, तगड़ा रहेगा। एफआईआईज मार्केट में जबरदस्त बिकवाली कर चुके हैं, अब तो वापस ही आना है उनको, और क्या बेचेंगे। तो और जो देखिए, जीएसटी रिफॉर्म सरकार ने करे, आपको लग रहा है कि वो संतुलन मेंटेन रहेगा, और यहाँ से जब जीएसटी रिफॉर्म्स के बेनिफिट आने शुरू होंगे तो बाजार और पिकअप कर सकता है क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रजत जी, जीएसटी रिफॉर्म का बेनिफिट आएगा। सरकार ने जो इनकम टैक्स छूट दिया है उसका बेनिफिट भी परकोलेट कर रहा है। जो 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 पे कमीशन का जो 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 अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं उसका बेनिफिट भी इकोनॉमी में परकोलेट करेगा। आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स और भी आना बाकी है। जब वो आएंगे, उम्मीद करेंगे यही अच्छे रिफॉर्म्स आए, उसका भी बेनिफिट इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो जो ऐलान किया गया उस पर काम हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। उम्मीद ये करेंगे अगला बजट में भी जबरदस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से होगा। तो सारे जो फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव लग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कॉर्पोरेट नतीजे कैसे आते हैं और जियोपॉलिटिकल स्थिति कैसी रहती है। सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए, और एक बार फिर से मेरी ओर से और बिस्तक के पूरे परिवार की ओर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।